उम्र की 74 बहारें भरपूर अंदाज में गुजार चुके जी हाँ। और इक़्तिदार देखा, सिपा सालार रहे, अब क्या बनना चाहेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, तो ऐसी मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है। तो मुल्क की फ़िक्र ज़्यादा होती है अपने से ज़्यादा। मैं तो बड़ा खुश हूँ। लेकिन सियासत कर रहे हैं तो फिर क्या वज़ीर आज़म बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि एक हुकूमत अच्छी चल रही हो, और बिल्कुल वज़ीर आज़म मैं नहीं बनना चाहता हूँ। आप पीछे बैठ के हुकूमत चलाएंगे? नहीं, हुकूमत चलाऊँगा नहीं, हुकूमत वो चलाए, मैं एडवाइस उसे दे सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। बाहर कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर, कोई बाहर फॉरेन रिलेशंस के ऊपर डेफिनेटली मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन ओहदा कोई नहीं लेंगे आप? ओहदा मुझे बिल्कुल, मैंने कौन सा एमएनए बन के असेंबली में बैठना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सदर पाकिस्तान का अगर आधा ऑफर हो तो फिर वो सोच सकते। सदर विल बी बेटर, समबडी रन्स द गवर्नमेंट, कोई हुकूमत वो चलाए और मैं बैकग्राउंड में एडवाइस दूँ। अपनी जमात का नाम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा, तो क्या आपके जहन में यह है कि सब मुस्लिम लीगें मुत्तहिद हो जाएं और मियाँ नवाज शरीफ भी आपकी मुस्लिम लीग में आ जाएं? वो तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग की एक स्टैम्प है, एक उसकी छाप है पूरे पाकिस्तान में। ये MQM महाजर कम्युनिटी की है, ANP पठानों में हो गई है, तो पीपल्स पार्टी सिंध की हो गई है, सिंधी। ये बहुत ही फेडरेशन के लिए बहुत ख़राब है। तो एक नेशनल पार्टी कैसे बने, उसमें मुस्लिम लीग का बिल्कुल किरदार है, क्योंकि मुस्लिम लीग के धड़े जो हैं वो हर जगह हैं। तो क्या इस बारे में कोई पेशरफ्त है? बाकी के जो धड़े नून लीग के अलावा, वो आपके साथ कोई कोलेशन, कोई इत्तेहाद बनाने के लिए रजामंद हैं? काफ़ी लोग बैकग्राउंड में चाहते हैं कि या तो कोई अलायंस बने और बाद में फिर एक ही अम्ब्रेला के नीचे आए। सिंध में एक वैक्यूम हुआ हुआ है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है, क्योंकि MQM बिखरी हुई है और वो अगर मुस्लिम लीग के साथ कंबाइन हो जाए, ये एक नेशनल एंटिटी है, असल मानों में एक नेशनल एंटिटी, जो सब पाकिस्तानी को, पेट्रियाटिक पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि ये बने। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के या MQM के जो धड़े हैं, उनमें से आपका पसंदीदा आजकल कौन सा है? मेरा कोई पसंदीदा नहीं है, क्योंकि द मोमेंट अगर मैं एक की तरफ जाऊंगा पसंदीदा, दूसरे मेरे खिलाफ, मुझे मालूम है वहाँ मेरी एक स्टैंडिंग है, मैं किसी के साथ नहीं, मैं सब के साथ। अल्ताफ भाई का कोई फ़ोन नहीं आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, ना मैं बातचीत हुई है उनसे। और दूसरे जो बाकी लोग हैं? नहीं, किसी से बातचीत ख़ास नहीं हुई है, लेकिन उनके जो नीचे के कई लोग जो हैं, इनके MNA MP टाइप्स, उनसे कई एक से बातचीत हुई है। आप MQM के धड़ों को इकट्ठा करके और फिर उनको, उसके जो मनफी चीज़ें थी उनको निकाल के कोई नई चीज़ बना सकते हैं? मेरे ख़्याल में बन सकती है। मेरे ख़्याल में मुझे वो काफ़ी मेरी इज़्ज़त है उनके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनमें अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिप्लेस करने वाला कोई डायनामिक लीडर, जिसमें वो कैरिज़मा हो और वो खींचे सबको जमा करके रखे, वो नहीं है, इसीलिए तो वो बिखर गए। जब आप सदर पाकिस्तान थे, आपको इल्म था कि मुत्तहिदा के राज से राब्ते हैं और अल्ताफ़ भाई के कोई इंडिया से रवाबत हैं या उनकी नेगेटिव एक्टिविटी है, फिर आप उन्हें क्यों सरपरस्ती करते रहे? नहीं, बिल्कुल ये मुझे एक तो नहीं पता थी, बिल्कुल, वो उस ज़माने में वो कर भी नहीं रहे थे, और मुझे अगर पता होती, थोड़ी सी इंक्लिंग भी होती कि ये रॉ के साथ कोई मुलव्वस है उनमें से, तो मैं तो इनको बिल्कुल सीधा करता, फिर इन्हें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जो आपने कहा, तो मैं क्यों इनको एनकरेज, देखें ये एक रियलिटी है, सिंध में एक ही अर्बन पॉलिटिकल फोर्स है, वो MQM है, और कोई है ही नहीं अर्बन पॉलिटिकल फोर्स। तो उनको साथ लेकर चलना है, एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। उनकी सारी नो गो एरियाज हमने तोड़ दिए सबके, बिल्कुल कोई नहीं। लोग कहते हैं उसी ज़माने में असले के अंबार भी इकट्ठे हुए। इकट्ठे देखे, ये बातें लोग करते हैं, असले के अंबार जो हैं वो कर रहे होंगे, कोई ना कोई अभी भी कर रहे होंगे, कोई ख़रीद रहे होंगे। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी कमज़ोर हैं कि ये चीज़ें चलती हैं, और हमारी इतनी ज़्यादा स्मगलिंग वगैरह हमारी आम है, तो ये चीज़ें तो हैं, अनफॉर्चुनेटली तो हो रही होंगी उस वक्त भी।
पूरी यादों की कहकशां लगी हुई है। सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें रही, कौन सा वर्ल्ड लीडर जो है आपको सबसे अच्छा लगा? प्रेसिडेंट शिराक फ्रांस का। अच्छा। ये बहुत ही नॉलेजेबल, अच्छा। केपेबल प्रेसिडेंट। मनमोहन सिंह के साथ भी तस्वीर है। बहुत अच्छे इंसान। अच्छा। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इनके पीस की तरफ इनका पूरा ये चाहते थे कि अमन हो पाकिस्तान। और क्या ये सच है कि अगर ये अदलिया की मूवमेंट ना होती तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई पीस डील जो है ब्रोकर होने वाली थी? 100% मैं कह रहा हूँ। वो शायद कश्मीर उस वक्त इतनी ना हो जाती इतनी जल्दी, लेकिन सर क्रीक और सियाचिन तो हमने डिसाइड किया था, हमने फैसला किया था। मनमोहन सिंह साहब को आना था 2007 में पाकिस्तान, और उसमें हमने दोनों ने एग्री किया कि अगर वो आते हैं, अगर हम साइन कोई डील नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही वो फ्लैट विजिट होगी और वो नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे। कश्मीर पे क्या तय हो रहा था? कश्मीर पे वही 4 पॉइंट एजेंडा जो है उसके मुताबिक ड्राफ्ट कर रहे थे हम। मतलब जिसमें सबसे बड़ी बात तो डीमिलिटराइजेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ कश्मीर। बोथ साइड्स, हाँ। डीमिलिटर शहरों से और लाइन ऑफ कंट्रोल से उसको, और दूसरा सेल्फ गवर्नेंस होने देना, मैक्सिमम सेल्फ गवर्नेंस दे देनी। जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने बताई इनफैक्ट, कि सेल्फ गवर्नेंस में जो वो उसको मैक्सिमम ऑटोनॉमी कहते थे, कि हमें इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये 2 बातें बहुत एसेंशियल हैं। तो वो मुझे इतनी पता नहीं थी जो उससे मुझे पता हुई। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला जो है कि इसके साथ क्या, ना वो पूरा कश्मीर हमें देंगे, ना वो तो हमसे अपना कश्मीर मांग रहे हैं अपनी तरफ। तो हमने सोचा, मेरी आइडिया था कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर दें। 6 इसमें क्रॉसिंग साइट्स हैं, तो ये हम खोलेंगे फॉर ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट, पीपल एंड गुड। पाकिस्तान को फायदा होगा। जाती सोच तो हो सकती है, क्या फौज भी इस पर तैयार थी? 100% फौज तैयार थी, कश्मीरी तैयार थे। सबसे बड़ी बात ये इंडियन साइड पे APHC जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये तैयार थी। इंडियन गवर्नमेंट तकरीबन तैयार थी। जब भी तो मनमोहन सिंह साहब ये हम ड्राफ्ट कर रहे थे, डिफरेंसेस थे उसमें, डेफिनेटली टोटली तैयार नहीं थे, लेकिन यही तो नेगोशिएशंस होती हैं। चीन के साथ आपकी बड़ी क्लोजनेस नहीं रही, क्या CPEC के मामलात उस जमाने में भी ज़ेरे बहस थे? हाँ बिल्कुल। नहीं, CPEC नाम नहीं था फ्रैंकली, लेकिन मैंने ही एक आइडिया दिया था जब ग्वादर हमने बनाया है, तो मैंने आइडिया दिया था कि ये ग्वादर को चाइना के साथ लिंक करते हैं। लेट अस मेक क्रिएट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 तो हैं, 8वां बनाते हैं। क्रेडिट तो नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है, वो ले लेते हैं, वो तो हर चीज़ ही का क्रेडिट ले रहे हैं। इवन कोस्टल हाईवे का भी वही ले रहे हैं, ग्वादर का भी वही लोग। कोस्टल हाईवे उसकी अर्थ ब्रेकिंग भी मैंने की है, उसकी फाइनली जब वो तैयार हो गई वो भी मैंने ही की है, ग्वादर की भी मैंने ही की है। फिर ये भाषा डैम की अर्थ ब्रेकिंग मैंने की है, मैंने बटन दबाया था जिससे वो, अब उसके भी वो पत्थर उन्होंने फेंक कर कोई अपनी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। झूठे लोग हैं, अब क्या करें। कोई नहीं, चीज़ बना दो, मैं ये कहता हूँ बना दो, चीज़ बना दो, अपनी पट्टी लगा दो भाई। प्रिंस मोहम्मद से बड़ी दोस्ती है आपकी। हाँ, ये डायनामिक आदमी है, बहुत डायनामिक आदमी है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब, लोग बड़ा एतराज़ करते हैं कि आप जैसा खुददार आदमी, वो शाह अब्दुल्ला से भी माली मदद ले रहा है और सदर पाकिस्तान रहा हो, फिर जो प्रिंस मोहम्मद हैं इनसे फ्लैट ले लें, तो इसके बारे में क्या आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? क्या मतलब? कहते हैं कि प्रिंस मोहम्मद ने भी आपको तारीफ दी है। नहीं, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये मुझे जो कुछ 2009 ये 8 में मुझे छोड़ने के बाद, रिज़ाइन करने के बाद और पाकिस्तान छोड़ने के बाद जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल ओपन टू डिस्कशन नहीं है, वो मेरी अपनी पर्सनल है बिल्कुल। जो जिस वक्त मैं पाकिस्तान में हुकूमत चला रहा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, उस वक्त की बात करनी चाहिए और उस वक्त की इज़्ज़त मेरी और जो मुल्क की है उसको मैंने बरकरार रखा हुआ ना। 2009 में जब मैं बाहर आया हूँ, मेरे पास एक अकाउंट नहीं बाहर, एक ईंट बराबर प्रॉपर्टी नहीं मेरे पास। ये इधर से इसको वन शुड अप्रिशिएट दिस।
और उसके बाद जिस किसी ने मुझे हेल्प किया, ये सारे दोस्त वोस्त होते हैं, अगर ये कोई हेल्प कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दोस्त समझ के आपने उनसे हेल्प ली? मैंने नहीं ली, उन्होंने खुद ने दी, मैंने तो मांगी ही नहीं थी। अच्छा। मैं कभी नहीं मांगता था, मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं है। मैं 6 दफ़ा खाना काबा के दरवाजे मेरे लिए खोले गए हैं, एक दफ़ा भी मैंने नहीं कहा था कि ये खुलवा दें ज़रा मेरे लिए। मैं उनको बड़ा भाई कहता था। ये और आपके सामने सिगरेट भी पी लेते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी के सामने नहीं पीते थे? किसी के सामने नहीं पीते थे। लेकिन इन्होंने ही नवाज शरीफ की जो जलावतनी थी उसको फैसिलिटेट भी किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज रहे हैं, तो लीडरशिप में ताल्लुकात तो हमेशा हो रहे हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, उनके ताल्लुकात सऊदी के, तो वो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये इनके साथ मेरी ताल्लुकात हैं, आप इन्हें आने दें इधर, 10 साल के लिए आप छोड़ें, आप अपनी गवर्नेंस करें, इनको मैं यहाँ रख लूँगा। तो जब दोबारा वापस भेजा तब भी बात की आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल, कई दफ़ा बातचीत हुई। वो असल में बेनज़ीर आ गई ना, उसकी वजह से गड़बड़ हुई सारी। उन्होंने कहा इसको भी अब तो आना चाहिए वरना अनफेयर है ये। बेनज़ीर को इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो आपने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ NRO साइन किया था, वो समझते हैं कि ठीक था मुल्क के लिए? हाँ, वो अब विद हाइंडसाइट मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। ऑल्दो उस वक्त की बात और है, उस वक्त की ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही ने चॉइस थी कि NRO साइन करें, वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर उन्हें दे देते हैं। वो उसके अगेंस्ट थे बड़े कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होना जो अब हो गया है वो ख़त्म हो गया सारा, वो नहीं देना है, क्योंकि कुछ उस ज़माने में तासुर कुछ ऐसा फैल रहा था कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारी हमारी PMLQ जो है वो टूटने लगेगी। तो एनीवे वो बातें थी, लेकिन अब विद हाइंडसाइट मैं समझता हूँ गलत था। आपके दौरे इक़्तिदार की बहुत सी हसीन यादें भी होंगी, खुशगवार यादें भी होंगी, कुछ सोगवार बातें भी होंगी। सबसे बड़ी याद कौन सी है खुशगवार जो आपको आती है? नेगेटिवली एक प्राउड मोमेंट है कि इंडिया ने जब ये अपनी फ़ौजें हमारी सरहदों पे लाकर खड़ी कर दी, पूरी फ़ौज उन्होंने एयरफोर्स और आर्मी सरहदों पे लाकर खड़ी की, हमने भी मूव करके आगे आ गए। एक दिन मुझे इंटेलिजेंस से पता हुआ कि आज रात वो ज़रूर अटैक करने वाले, तो उस पे मैंने आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ्स को मैंने बुलाया आर्मी हाउस में, और मैंने एयर चीफ से कहा ओपन मैसेजेस भेज दो सारे एयरफील्ड्स को कि जो ही अटैक अगर आया इमीडिएटली अक्रॉस द बॉर्डर मारेंगे हम उन्हें जाकर, और सुबह फर्स्ट लाइट पे दूसरी दफ़ा मारेंगे। तो ये मैंने कहा इनको दिखाते हैं ज़रा कि हम क्या करेंगे इनके साथ। नहीं आए, और हमें इंटेलिजेंस वालों ने कहा था बिल्कुल अटैक करेंगे, नहीं आए, हिम्मत नहीं बनी। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। हम बैठे हुए थे, हम चारों बैठे रहे, सुबह तक बैठे हुए थे हम। कोई ऐसा भी लम्हा जब बहुत सोगवार हुए हो? ये सारी अफसोस की बातें तो सारी मुझे फ्रैंकली 2007 में ही हुई हैं मेरे साथ। जो कुछ भी ये हुआ है, ये जब हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो मूव किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और मैंने वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान मैंने वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया कि ये सोचते हैं डील कर लेते, ये फैसला ना करते। हाँ बिल्कुल, अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ना करता, ऑल्दो वो बिल्कुल सही फैसला था, और बिल्कुल जो रेफरेंस में लिखा हुआ है 100% सही बातें लिखी हुई हैं अगेंस्ट ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। एक करप्शन नेपोटिज्म जो भी है बिल्कुल 100% सही, जो बाद में सबूत भी होंगे। लेकिन क्योंकि उसका फॉल आउट इतना नेगेटिव हुआ, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए, मुझे रिज़ाइन करना पड़ गया। ये सारी चीज़ें स्टार्ट पॉइंट उसी का था। क्या ये सिर्फ यही बैरूनी हालात थे या पर कोई अंदरूनी साजिश भी थी आपके खिलाफ? नहीं, अंदरूनी साजिश कोई नहीं थी, ये सब तंग पड़े थे। अब तो बोलता कोई नहीं है ना, असल में सब ने मुझे आगे किया हुआ है और बोलता कोई नहीं है। इसमें हर चीफ मिनिस्टर, और मैं कह रहा हूँ वसूख से, हर चीफ मिनिस्टर, हर IG, हर चीफ सेक्रेटरी, ये सब मेरे पास मेरे से क्रिप करते थे जहाँ मैं जाता था कि सर ये तो 8 साल हमारे सर पे रहेंगे, इनका कुछ करें। बिलीव मी, एक एक इनमें से। क्या खुफिया एजेंसियों की कोई साजिश नहीं थी? आई मीन खुफिया एजेंसीज कौन सी, मतलब वो तो मेरी ही हैं, उनमें साजिश मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ इंचार्ज मैंने ही लोगों को लगाया हुआ था ISI में ख़ास तौर पे।
मेरे ख्याल में उधर साजिश हो नहीं सकती मेरे खिलाफ। जनरल रहील शरीफ से आपका बड़ा करीबी तल्लक और फिर जनरल कियानी साहब को तो आपने खुद लगाया था, अब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन तीनों का अगर तकाबुल करना हो बतौर फौजी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तो आप कैसे करेंगे? आप तो फादर फिगर हैं सब। सही, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूँगा। मैं ऐसे कंपैरिजन, ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं इनकी कंपैरिजन शुरू करके अपनी व्यूज़ दूँ। लेकिन जनरल बाजवा से आपकी कैसा रिलेशनशिप है? बाजवा साहब कोई मेरे बहुत नज़दीक हाई रैंक में नहीं रहे हैं, अदर दैन जब ये अभी मेरे साथ, मैं जब AFIC गया था ये पिंडी में चेकअप वगैरह के लिए, उस वक्त जो सिक्योरिटी पूरी जो उधर AFIC के इर्द गिर्द, वो जनरल बाजवा वो 10 कोर कमांडर थे, इन्होंने किया बता। उस ज़माने में जनरल रहील शरीफ साहब आपसे मिले या उसके बाद मिले? नहीं, बिल्कुल मैं मिला नहीं, मैं जान के नहीं मिलता था। जान के मैंने मैसेज भी कन्वे किया था कि ये एम्बैरसमेंट होगी उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं नहीं चाहता था कि उनको एक एम्बैरसमेंट उठानी पड़े। तो मुझे मालूम थी उनकी फीलिंग्स मेरी तरफ। वो जब कभी मेरी बर्थडे या कोई मैरिज एनिवर्सरी हमारी, और उस पर उनकी हमेशा केक या फ्लावर के गुलदस्ता कार्ड हमेशा आता था इनका। इससे पहले भी? इससे पहले नहीं, बल्कि बाद में ये जो है जब वो चीफ बने उसके 100% आता था। तो दैट वे मुझे बहुत पसंद थे और अभी है भी अच्छे इंसान। उसके बाद भी नहीं मुलाकात हुई? नहीं, बाद में नहीं हुई। कुछ इत्तेफाक की बात है, मैं यहाँ हूँ तो नई बात हुई। इन दी लाइन ऑफ फायर जो आपकी पहली किताब है, बड़ी उसको शोहरत मिली, बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें भी थी, बड़े इंकशाफात भी थे, उसके बाद भी आप कुछ लिख रहे हैं। ये दूसरी किताब है, नाम भी रख दिया? हाँ, ये नाम देखें, ये अभी तक रखा नहीं है। अच्छा, ये 2-3 नाम है? हाँ, एक तो इन द फायर। अच्छा, हाँ, इन द लाइन ऑफ फायर एंड इन द फायर, हाँ, पाकिस्तान माई पैशन, नेवर से डाई, हाँ, नेवर अ डल मोमेंट, सारे ही बड़े कैची नाम है। तो इसमें कौन से जो नरेशन है किस ज़माने की, सारी अहद सदारत के बारे में बातें हैं? नहीं नहीं, उसके बाद उसके बाद की? उसके बाद ये 2006 के बाद जो कुछ भी हुआ, 2007 का पूरे इंसिडेंट्स, वही जिसमें चीफ जस्टिस वाला, फिर इमरजेंसी, उसमें सारे सब इसमें। और फिर 2008 जिसमें मैंने पीपल्स पार्टी जीत गई, गवर्नमेंट चेंज, फिर मैंने फैसला किया मैं रिज़ाइन कर दूं। फिर 2009 मैंने फैसला किया मैं बाहर चला जाऊं, बाहर चला गया। तो बाहर की ज़िंदगी जो है मेरी, वो बिल्कुल ही चेंज लाइफ। बोर होते हैं यहाँ पर? नहीं, बोर मैं कभी भी नहीं होता, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत होती है। मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं ब्रिज खेलता हूँ, मैं बोर होने वाला टाइप आदमी नहीं हूँ। किताबें पढ़ते हैं आप? हाँ, किताब पढ़ता हूँ। क्या लीडर्स को किताबें पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल में तो पढ़नी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो लीडर्स में इतना रिवाज नहीं है किताबें पढ़ने का। हाँ, अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट लीडर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। किसी शख्सियत से आप मुतासर हुए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? चाइनीज़ लीडर्स, चू रोंगजी थे इनके प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी प्रेसिडेंट्स इनके रहे हैं बहुत नॉलेजेबल, बहुत, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आते हैं ना, बड़े एक्सपीरियंस के साथ आए हुए होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं दानिश्वर? फ्रंटियर के असलम खटक। अच्छा, असलम खटक वो बिल्कुल वाइज आदमी थे। फौज के जर्नैलों में जिन लोगों से आप मिले? जनरल रफ़ी आलम, बहुत ज़बरदस्त लीडर ऑफ मैन जिसे कहते हैं ना। उनको तो जनरल ज़िया ने हटा दिया था। हाँ, वो उनको अनफॉर्चुनेट, बट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मैन। सिगार तो बड़ा महंगा शौक है,
तो आप किस तरह इससे लुत्फानंदोज होते हैं? आप हैरान होंगे कि मैंने कभी ख़रीदा नहीं है। ये मुझे प्रेजेंट दे देते हैं लोग, जो भी आता है अगर वो सोचता है, वो समझते हैं मैं बहुत ही कोई सिगार स्मोकर हूँ, जबकि मैं बिल्कुल सिगार स्मोकर नहीं हूँ। मैं पीता ज़रूर हूँ सिगार, लेकिन रात को एक, और अगर कोई मेरे साथ कंपनी नहीं है तो वो एक भी नहीं पीऊँगा मैं सिगार। मुझे ये फिडेल कास्ट्रो साहब ने, फिडेल कास्ट्रो, पहले जब नैम समिट में मैं गया तो बैंक्वेट था, फिडेल कास्ट्रो साहब रिसीव कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे से पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट यू स्मोक? तो आई सेड समटाइम्स ओके इफ समबडी ऑफर्स। तो उसने अपनी जेब से एक कोहिबा निकाल कर लाइट करके मुझे दे दिया। जब वो तो हो गया, जब मैं घर वापस किया उधर होटल, उधर एक बक्सा था जिसमें 100 सिगार, 100, उसके ऊपर लिखा था 1 of 100 सिगार्स, और खूबसूरत बॉक्स था वो ना। मैं कोई कंजम्पशन ही इतनी नहीं थी, मैं तो बांट रहा था। मैं तो वो सबसे महंगे सिगार मैं बांट रहा होता था लोगों में, और बस उधर से। वो एक सिगार कितने का होता है क्यूबन? मेरे ख्याल में इट डिपेंड्स। अगर आप लंदन में जाकर किसी 5 स्टार होटल में जहाँ सिगार पीने की इजाज़त हो, वहाँ आप जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में कुछ $300-400 का होगा शायद। एक वो तो बहुत महंगा है, लेकिन ओरिजिनल कीमत मतलब कोई $100-150-200 की तो होगा। जैसा आप, मुझे पता है मौसीकी के दिलदादा हैं, राग और सुर पूरी मुकम्मल जानते हैं या थोड़ी शुद्ध बुद्ध है? नहीं, मैं तो बाथरूम सिंगर टाइप आदमी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ना मैंने कभी सीखा है ना कुछ। नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, आप उनके साथ बिल्कुल हम आवाज़ होके गाते हैं उसी तरह। नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा है, कभी नहीं सीखा है। मैं तो बस मेरे घर में जनरली लोगों को शौक़ है, मुझे शौक़ तो ज़रूर है म्यूज़िक का, गाने का, सुनने का। गज़लें ये चलते हुए नहीं, ये दम डम डी गाड़ी गा टाइप। लागी रे तो से लागी नजर, सया लागी रे तो से लागी नजर। आप पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को दुनिया में कहीं से ख़तरा है, किसी मुल्क से, किसी कुव्वत से? बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है। हिंदुस्तान से उनके प्लान है ये, और कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। उनके स्ट्रैटेजिस्ट, उनके थिंक टैंक्स, उनकी लीडरशिप, उनका मौजूदा एक जनरल टीवी पे ऊपर साफ कह रहे हैं कि इनको डिस्टेबलाइज, इनको पीछे अंदर इनके बम ब्लास्ट, इनके ये जो एक्शंस हो रहे हैं उसके सपोर्ट में कह रहे हैं लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इनको मारना चाहिए, इन्हीं लोगों से मरवाना चाहिए। ये वो कह रहा है, टीवी पे बैठा हुआ कह रहा है। हम किस तरह से इनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर आप इनको उसी लैंग्वेज में जवाब ना दें, जो ये कर रहे हैं उसी का जवाब उसी तरीके से ना दें, तो ये तो और दबाते रहेंगे आप, क्योंकि अल्टीमेट या तो ये है ना कि इन्होंने रुकना है। तो अगर बहुत बड़ी जंग हो गई? नहीं होगी जंग, ये वो नहीं करने चाहेंगे, और क्योंकि ये तो नहीं है ना कि जंग होगी तो हमें बस हम 2-4 थप्पड़ खा कर बैठ जाएंगे। हमने तबाही कर देनी है उनकी। तो बेशक वो नुकसान कोई हमारा हो, लेकिन उनका भी हम उतना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वेपन्स की एक्यूरेसी, उसकी लिथैलिटी इतनी बढ़ गई है, और वो हमारे पास भी है। जनरल साहब, फिर कारगिल वाला जो वाक़या है उसको कहाँ फिट करें? देखें, उधर हमने इनको गले से पकड़ लिया था हिंदुस्तान को। 5 जगहों में हम अंदर गए हुए हैं। हमारी एक जगह हम अगर थोड़ा सा और आगे चले गए, हम सियाचिन के उनकी ब्रिगेड को चोक कर सकते थे पीछे से। 2 जगहों से हम दराज और कारगिल हमें बिल्कुल नीचे नज़र आ रहे हैं।
हमने इनकी सड़क जो है श्रीनगर से लेह और लद्दाख जो मेन रोड जाती है वो चल नहीं सकती गाड़ी उसके ऊपर, हम ऊपर बैठे हुए हैं, हम फायर करेंगे रोड में। तो गलती कहाँ हुई? कहीं भी गलती नहीं हुई। यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप आप समझते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर, वो प्रेशर हिंदुस्तान ने डलवाया, हाँ बिल क्लिंटन को कहकर, अमेरिका को कहकर। हाँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बरखा दत्त की किताब आप पढ़ लें, हाँ उसका नाम मुझे याद नहीं है किताब का, हाँ। उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है उसमें। अफसोस होता है कि एक हमें ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने हमें आधा कर दिया, सियाचिन में घुस के आ गए वो, और हम रोते रहे। अब हमने पकड़ लिया उनको गले से, रो रहे हैं वो, बाँ कर रहे हैं, हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं और दुनिया को कह पा रहे हैं बहुत गलत हुआ। अंदरूनी तौर पे लोग, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। आप इस पे निस्बतन खामोश रहते हैं। नवाज शरीफ का तो ये कहना है कि जी इतने फौजी शहीद हुए जितने पूरी तारीख में शहीद नहीं हुए थे, लोग घास खाते रहे, फूड सप्लाई नहीं थी। भाई देखो, लड़ते हो, ये चीजें होती हैं जंग में। अगर भूखा रह गया कोई, अगर एक दिन क्या हो गया यार, तो मर गए क्या, कोई ऐसी बात नहीं। ये नहीं कि 1 महीने तक खाने ही नहीं मिल रहा है उन्हें, घास खा रहे, ये बकवास है ये सारा, ठीक है ना। टोटल हमारी कैजुअल्टी उस साल की मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में 390 या 490 फिगर है जो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल की है। जहाँ तक कारगिल का ताल्लुक है, वहाँ मेरे ख्याल में हमारे कोई 200 से ज़्यादा नहीं। कहते हैं नादरन लाइट इन्फेंट्री पूरी की पूरी उड़ गई थी। मतलब देखे, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी ही नहीं पहले तो, ठीक है। पहले ये नॉर्दर्न स्काउट्स वगैरह होते थे। अब ये इनको एज अ रिवॉर्ड, ये इन्हें एज अ रिवॉर्ड फॉर कारगिल दिया गया है। बहुत से लोग मेरे से आकर मिलना चाहते हैं, तो पहले मैं घर में इनको 6-8 लोगों को हमेशा बुला लिया करता था, यहाँ जमा हो जाया करें जुमे के दिन, और मैं आकर इनसे उनके सामने बैठ कर उनके सवाल जवाब, जो वट एवर इज वरिंग देम इन देयर माइंड, उसका जवाब दिया जाए। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बाद फिट नहीं रहते, मोटे हो जाते हैं। क्या आप खाने पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं? खाने पे कंट्रोल और एक्सरसाइज। मैं जिम में जाता हूँ, यहाँ जिम है बहुत अच्छा, हफ्ते में कम से कम 4 नहीं तो 5 दिन जाता हूँ मैं जिम। कितनी देर के लिए एक्सरसाइज? 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। खाने में क्या पसंद है आपको? दाल, दही बड़े, ये इस किस्म की सब्ज़ी, करेला सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और बाकी चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई, ये बहुत मज़ेदार, अच्छी बनी हुई हो। पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तानी? पाकिस्तानी, इंडियन, इंटरनेशनल? इंडियन इतनी मैं देखते ही नहीं था, वरना इंडियन उसमें है, हाँ, ये ऐश्वर्या राय डेफिनेटली। पाकिस्तानी फिल्मों में तो शबनम बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। आपके ज़माने में पॉपुलर थी रीमा, मीरा, सना, इनसे नहीं कभी मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात तो तकरीबन सबसे ही होती रहती थी कहीं ना कहीं। हाँ, रीमा ने, शी हैज़ लुक्ड आफ्टर हरसेल्फ वेल, आई थिंक। आपके पसंदीदा गुलकार? मेरी हसन, और इंडियन में मुकेश, पुराने गाने मुकेश के, रफ़ी से
ज़्यादा मुझे मुकेश के गाने अच्छे लगते हैं और नूरजहान के गाने बहुत अच्छे हैं। कम बॉय कम 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 बॉय कम पाशा पाशा कम कम देखें अभी इसकी कम गुड बॉय गुड बॉय गुड ये है जी पाशा ये इधर आ जाओ। कुत्तों के पता नहीं लोग क्यों खिलाफ होते हैं। बेस्ट जानवर है कुत्ता जो है, इतना लॉयल होता है। ज़िंदगी बड़ी मुतहर्रक मसरूफ़ गुजारी, अब ज़ाहिर है फुर्सत के लम्हात हैं। बहुत से आपके फ़ैन हैं, ऐश्वर्या राय भी उनमें शामिल हैं। कभी मुलाकात हुई? नहीं 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 कभी नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। आप एस्थेटिक सेंस रखते हैं, हुस्न जो है उसमें क्या चीज़ अप्रिशिएट करते हैं? ये मेरा जो सब अप्रिशिएट करते हैं वो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। ज़ाहिर नहीं, आँखें, बाल? आँखें ज़ाहिर है, आँखें ज़्यादा मीन अ लॉट, मीन अ लॉट। जनरल रहील शरीफ साहब को आर्मी कवानीन के तहत ज़मीन मिली, बहुत शोर शराबा उस पर हुआ, मीडिया में खबरें आईं, आपको भी मिली ज़मीन, और वो कौन मैनेज कर रहा है? नहीं नहीं आर्मी की तरफ से ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड देखें 2 स्क्वायर मिलती है जो ऑथराइज थी मुझे, वो मैंने ली थी और उसको 2 मुरब्बे जी हाँ, और वो थी समसट्टा में, बावलपुर से कोई 25-30 मिनट में ड्राइव करके। आप गए हैं वहाँ, देखिए? कई दफ़ा गया था, अब तो नहीं है मेरे पास, मैंने बेच दी वो उठा के। अच्छा। वो मैंने, लेकिन उससे पहले मैं जितने साल मैंने रखी है वो उससे मुझे मिलते थे कोई 4 लाख रुपए हर 6 महीने में। मैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जुएल, चढ़े अच्छी आपने सवाल पूछ लिया, मैं नॉर्मली किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं अपने एडीसी को या मेरे जो पीए थे वो उधर जाते थे, उनको मैंने कहा था कि आप 10 लोगों को, गांव के सबसे गरीब तरीन 10 लोगों को सिलेक्ट करें आप, उन एक एक को 10-10 बकरियां दे दें, 10 बकरियां दे दें आप। यहाँ तक कि अगली दफ़ा फिर मैं पूछवाता था कि जाकर चेक करना था क्या है, वो हमेशा 10 की 12 हुई हुई हैं, 12 की 15 हुई हुई हैं। उससे दूध, उससे गोश्त उसके बेचते थे वो। एक फैमिली 30,000 रुपये में उनका फ़ायदा हो जाता था। यानी जितनी आमदन आती थी वो उसी गांव में लगा देते थे? अरे उन्होंने गांव का नाम मेरे पे रख दिया था, मुशर्रफाबाद। अच्छा। ये मैंने नहीं कहा था, उन्हें नाम मैंने रखा। कमर्शियल प्लॉट या दूसरे रिहायशी प्लॉट भी मिले आपको? हाँ मिलते हैं, वो आपके ऑथराइजेशन के मुताबिक आपको एक कमर्शियल प्लॉट और एक रेजिडेंशियल प्लॉट। ना रेजिडेंशियल प्लॉट एक जो DHA में मिलेगा, दूसरा ये जो स्कीम्स हैं, जैसे मेजर्स रिटायर होते हैं उनको एक फ्लैट मिलता है हाउसिंग डायरेक्टरेट से, और जो जनरल रिटायर होता है उसको 800 गज़ का प्लॉट मिलता है। अब चीफ को 800 और मिलता है, 1600 मिलता है। तो या वो एक 1600 ले ले या 2 800 के ले ले। तो ये बड़े रूल्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं और सेट, ठीक है ना। तो ये बात है, और वो मैंने उसे एक भी ज़्यादा नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने कम ही लिया होगा, बिकॉज लाहौर में भी मैं DHA में मैं ले सकता था एक रेजिडेंशियल प्लॉट, मैंने नहीं लिया, मेरे पास है भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। बस सिर्फ कराची में? कराची में नहीं, लाहौर में भी था। लाहौर में एक कमर्शियल था जो मैंने बेच दिया। सारी चीज़ें बेच दी पाकिस्तान में? नहीं है वो। अच्छा, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड ज़रूरी नहीं है कि आप वही रखें आप। मुझे मिला, मैंने पहले जो 500 गज़ का प्लॉट 1000 गज़ का मिला था, वो फेज़ 5 में मिला था मुझे फिर कराची में, और उसको मैंने कोई मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद बेच के मैंने 2000 गज़ का आगे फेज़ 6 में ले लिया। बिलाल मुशर्रफ पढ़े लिखे हैं, बाहर तजर्बा हासिल किया,
उनका दिल नहीं करता कि मुल्क के अंदर आएँ, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें या मुल्क की इस्लाह के लिए कुछ काम करें? उसमें मन नहीं, पॉलिटिक्स वगैरह की बिल्कुल नहीं है वो। इसमें इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है कि क्या अच्छा आदमी, कोई शरीफ आदमी आता नहीं है इसमें, अनफॉर्चुनेटली। और वो सीधे सीधे लोग हैं, ये सीधा आदमी है बहुत। पॉलिटिक्स में तो नहीं, पाकिस्तान के लिए यस, पाकिस्तान में तो आना चाहता है वो।